कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के सभी छात्रों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में बहुत बहुत नमस्कार, उनका स्वागत है। अब मैं जो 8वें प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न है और बाकी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद। भारतीय विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत के नाम से चर्चित 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? भारतीय विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत भी 1997 में आए थे। वो चर्चित हैं गुजराल सिद्धांत के नाम से। उन सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत हैं वो बताना। चलिए देखते हैं। 1997 में तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भारतीय विदेश नीति को सफल बनाने हेतु 5 नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। ये गुजराल सिद्धांत के नाम से चर्चित हैं। ये 5 सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। पहला क्या है? भारत में पड़ोसियों के साथ सद्भावना एवं विश्वासपूर्ण सहयोग करते हुए उनसे किसी भी प्रकार के प्रतिपादन का आग्रह नहीं करेगा कि वो कुछ करें। हम तो खैर सद्भावनापूर्ण रहेंगे ही और विश्वासपूर्ण सहयोग भी करते रहेंगे और हम उनसे कुछ करने का आग्रह नहीं करेंगे। ये पहला। दूसरा, दक्षिण एशिया का कोई भी देश किसी भी अन्य देश के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई हेतु अपनी भूमि का दुरुपयोग नहीं होने देगा। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, कोई भी देश एक देश के दूसरे देश के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई हेतु अपनी भूमि का दुरुपयोग नहीं करने देगा, नहीं होने देगा। तीसरा, कोई भी देश अन्य देशों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा है, दक्षिण एशिया का प्रत्येक देश अन्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता को संपूर्ण या पूर्ण सम्मान देगा। दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं वो सभी देश अन्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता को पूर्ण सम्मान देगा। पांचवा, इस क्षेत्र के सभी देश अपने द्विपक्षीय मामलों पर, अपने दो देशों के मामलों पर या द्विपक्षीय मामलों पर परस्पर शांतिपूर्ण वार्ता के आधार पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। द्विपक्षीय मामले, द्विपक्षीय समस्याएं क्या है? तो इस तरह ये प्रश्न था। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का आएगा। तो इसमें दीर्घोत्तरीय में पहला प्रश्न बनता है, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? समझा कर लिखिए। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कि भारत की जो विदेश नीति निर्धारित हुई है वो किन किन तत्वों के द्वारा निर्धारित हुई है, क्योंकि कोई ना कोई तत्व तो उसमें काम करता है। भू राजनीतिक आवश्यकताएं, हमारे देश की भूमि की और राजनीतिक आवश्यकताएं क्या हैं, उनके हिसाब से भी हमारी विदेश नीति निर्धारित हुई है। यह पहला बिंदु है। इसमें बताया, अन्य सभी देशों की तरह भारतीय विदेश नीति का निर्धारण भी उसकी भू राजनीतिक जरूरतों या आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है। उसकी भू राजनीतिक जरूरत क्या है, उसके हिसाब से यहाँ की विदेश नीति या भारत की विदेश नीति निर्धारित हुई है। आज़ादी से पहले भारतीय भू क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहते थे। आज़ादी से पहले भारत जो है ब्रिटिश भारत कहलाता था तथा उसके एक हिस्से को उससे अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया और उस भारत के एक हिस्से को अलग करके उससे पाकिस्तान का निर्माण किया गया। 565 देशी रियासतों को किसी भी देश में मिलने अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने की छूट दी गई थी। 565 देशी रियासतें या राजाओं के राज्य थे जो कि अंग्रेजों के अधीन तो थे पर पूरी तरह से अधीन नहीं थे। तो उनको ये छूट दी गई थी कि आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाएं, आप चाहें तो भारत में मिल जाएं, आप चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसी आधार पर कश्मीर का प्रश्न भारत पाक रिश्तों का निर्धारक तत्व बन गया। भारत पाक की जो विदेश नीति रही वो कश्मीर ही एक निर्धारक तत्व बन गया। दूसरा है, पड़ोसी देशों के संबंध में भारत की स्थिति। भारत के निकट पड़ोसी देशों में श्रीलंका, म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे राष्ट्र हैं जिनके साथ उठने बैठने वाले विवाद भी भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, उठने वाले विवाद जो है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व रहे हैं, बन गए। तो पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी भारत की विदेश नीति का एक अच्छा तत्व है। चलिए, राष्ट्रीय विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जिस तरह से किया गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन उन्होंने जिस तरह से किया था उससे इसको गहरा आघात पहुंचा, बहुत नुकसान हुआ। अतः आज़ादी के पश्चात आर्थिक विकास भारत के लिए एक अनिवार्यता थी, एक जरूरी तत्व था। राष्ट्रीय विकास की इस जरूरत को पूर्ण करने के लिए या देश के विकास की जरूरत को, आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने हेतु भारत को ऐसी विदेश नीति अपनानी पड़ी
ऐसे विदेशों से संबंध अपनाने पड़े जिससे विश्व के अन्य देशों को उस विकास हेतु आवश्यक धन एवं तकनीकी इत्यादि प्राप्त हो सके। विश्व के अन्य देशों से हमें तकनीकी और धन दोनों प्राप्त हो सके, ऐसी विदेश नीति को हमें अपनाना पड़ा, क्योंकि ये राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी विदेश नीति थी जिससे कि हमें धन और तकनीकी प्राप्त हो सके। ये राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी था, इसलिए राष्ट्रीय विकास भी एक भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व बना। राष्ट्रीय सुरक्षा। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्र की सुरक्षा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जो भारतीय विदेश नीति उसके निर्माण में राष्ट्र की, देश की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण तत्व रही है, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो भारत की विदेश नीति भी अच्छी रहेगी। देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसकी विदेश नीति में भी बदलाव करने पड़ेंगे। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात भारत के पास ऐसे साधन नहीं बचे थे। गुलामी के समय में ही सारे साधन खत्म कर दिए गए थे और उसके पास ऐसे साधन नहीं बचे थे जिससे वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति निश्चित रह सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति वो निश्चित नहीं हो पाया था। अतः अपनी विदेश नीति के अंतर्गत भारत ने अनेक देशों से ऐसे संबंध स्थापित किए जिनकी मदद से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ऐसे देशों से संबंध करने पड़े जिससे अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, तो वो संबंध उन्हें स्थापित करने पड़े। इससे भले ही कोई विदेश नाराज होगा या खुश हुआ, इससे कोई फर्क नहीं। धीरे धीरे इस दृष्टिकोण से अपने को आत्मनिर्भर बना सके, ये भी नीति अपनाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। यह भी भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन, ये 5वां तत्व है भारतीय विदेश नीति का। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय या अन्य देशों की सुरक्षा एक अन्य तत्व है कि हमारा देश सुरक्षित रहे तो दूसरे देश भी सुरक्षित रहें। ये भी हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख अंग या तत्व है जिसने भारतीय विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत यह भली भांति जानता है कि उसकी सुरक्षा हेतु ये जरूरी है कि विश्व के अन्य देशों में भी सुरक्षा की स्थिति बनी रहे। यही कारण है कि उन सभी संस्थाओं, संगठनों एवम कार्यक्रमों में अपना सहयोग देना भारतीय विदेश नीति का एक अंग है जो विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। उनमें ये खूब सहयोग और समर्थन देता है भारत, जो कि विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए, भारतीय विदेश नीति के क्या लक्ष्य हैं बताइए। भारत की विदेश नीति के लक्ष्य। भारतीय विदेश नीति के लक्ष्यों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता। पहला, विश्व शांति को प्रोत्साहन, यानी विश्व शांति को, दुनिया की शांति को, दुनिया में शांति को बढ़ावा देना। प्रोत्साहन माने बढ़ावा देना। भारतीय विदेश नीति की गुटनिरपेक्षता के आधार पर विश्व शांति की आकांक्षा की है। भारतीय जो विदेश नीति उसने गुटनिरपेक्षता के आधार पर विश्व में शांति की अपेक्षा, आकांक्षा, अभिलाषा की है। इसका मुख्य लक्ष्य तनाव की प्रवृत्तियों को कमजोर करते हुए मुख्य लक्ष्य है तनाव की जो प्रवृत्तियां दुनिया में उनको कमजोर करते हुए शांति की संभावनाओं का विस्तार करवाना या शांति की संभावना का विस्तार करने में सहयोग देना, और जो तनाव की प्रवृत्तियां उनको कमजोर करना। ये दो बातें। फिर अपनी इस गुटनिरपेक्षता की नीति की वजह से ही इसी के कारण से ही भारत ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, कोरिया, कांगो और साइप्रस में शांति स्थापना में प्रयास किए और शांति स्थापना में अपना सहयोग भी दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, चाहे कोरिया हो, कांगो हो, साइप्रस हो। इन तीनों जगह संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उसने जो है क्या किया, शांति में सहयोग दिया। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध। भारतीय विदेश नीति का दूसरा प्रमुख लक्ष्य साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, रंगभेद तथा शोषण एवं आधिपत्य के समस्त रूपों का विरोध किया। चाहे वो कोई भी रूप हो जो कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है उसका विरोध किया, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे उसका विरोध किया, शोषण का विरोध किया, आधिपत्य का विरोध किया, नव उपनिवेशवाद का विरोध किया, रंग भेद यानी काले गोरे का रंग भेद का विरोध किया, शोषण का, आदि सब का विरोध उसने किया। ये मुख्य लक्ष्य है। तीसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता में वृद्धि। गुटनिरपेक्षता का पालन करने वाले देशों का कोई एक गुट नहीं है, बल्कि यह तो एक आंदोलन है।
इसमें गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने वाला कोई भी देश स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकता है। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष यानी किसी भी गुट में न शामिल होने वाले देशों, गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या में वृद्धि करके इस आंदोलन को प्रोत्साहन देना भी भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, भारतीय विदेश नीति का एक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करके उसके लिए रचनात्मक कार्य क्रियान्वित करना है। यानी संयुक्त राष्ट्र को हर तरह से मदद देना है, उसका सहयोग करना है। मैत्री एवं सहयोग को मजबूती प्रदान करना, भारतीय विदेश नीति का एक लक्ष्य दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री एवं सहयोग को मजबूत बनाना। इस प्रयोजन हेतु वह देश में स्थायी विश्वास एवं सूझबूझ का वातावरण निर्मित करता है। भारत ने सदैव सभी राष्ट्रों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश तथा तकनीकी हस्तांतरण इत्यादि को बढ़ावा दिया है। तकनीकी को लेना देना भी किया है, इसमें भी उसने सहयोग दिया है। अब अगला प्रश्न होगा, भारतीय विदेश नीति की कोई 5 विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं अथवा लक्षण। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं अथवा लक्षणों को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसमें पहला आता है शक्ति गुटों अथवा सैनिक गठबंधनों से पृथकता माने अलग रहना। जो शक्ति गुट थे और सैनिक गठबंधन थे, सैनिक संगठन थे, उनसे अलग रहा। भारतीय विदेश नीति की पहली विशेषता है कि नीति की सबसे प्रमुख विशेषता है कि शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति है। क्योंकि विश्व के देशों में परस्पर विरोधी शिविरों अथवा गुटों में विभक्त कराने के प्रयासों से संसार में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तथा गुटनिरपेक्ष रहने पर तनाव को कम किया जा सकता है। माने विरोधी गुटों और शिविरों में विभक्त हो गया संसार, विश्व विभक्त हो गया, बढ़ गया। इस कारण संसार में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे बचने के लिए, इस स्थिति को कम करने के लिए, इस तनाव को कम करने के लिए गुटनिरपेक्ष बने रहना भी जरूरी है। यही काम भारतीय विदेश नीति ने किया कि उसने गुटनिरपेक्ष रहना स्वीकार किया, अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, जिससे संसार में तनाव की स्थिति में कमी आई। अतः भारत ने अपनी विदेश नीति को संचालित करने हेतु इसी मार्ग का अनुसरण किया। तो यहाँ बताने वाली बात यह थी कि जो संसार में 2 गुटों में संसार बढ़ गया था, उन 2 गुटों के कारण 2 शक्ति गुट थे, एक अमेरिकी शक्ति गुट, दूसरा सोवियत शक्ति गुट। इन दोनों गुटों के आपसी विरोध के कारण, दुष्प्रचार के कारण संसार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी स्थिति को कम करने के लिए, इसी स्थिति पर ठंडा करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके कारण वो तनाव में कमी आई। अतः भारत ने अपनी इस विदेश नीति को संचालित करने हेतु इसी मार्ग का अनुसरण किया कि हम तो किसी भी शक्ति गुट में और सैनिक गठबंधनों में नहीं रहेंगे, उनसे पृथक रहेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास था भारत का, जो उस समय प्रासंगिक भी था। लेकिन अब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, तो विश्व में केवल एक ही देश मुखिया रहा, तो अब वो उसकी प्रासंगिकता 1991 से अब तक धीरे धीरे घटती जा रही है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। लेकिन फिर भी ठीक है। स्वतंत्र विदेश नीति का पालन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को किसी गुट विशेष से संबद्ध ना किया। माने भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को ना अमेरिकी पूंजीवादी गुट से, ना सोवियत साम्यवादी गुट से अपने आप को संबद्ध किया, नहीं जोड़ा। उन दोनों ही गुटों से अपने आप को अलग किया, संबद्ध नहीं रखा, और न संबद्ध ना करके सत्य, न्याय एवं औचित्य पर आधारित स्वतंत्र मार्ग को अपनाया। स्वतंत्र मार्ग अपनाएगा, हमारे ऊपर किसी गुट के प्रभाव वाली विदेश नीति अपनाने का कोई असर नहीं है। हम तो किसी भी गुट के प्रभाव वाली विदेश नीति को नहीं अपनाएंगे, ना अमेरिका के प्रभाव वाली विदेश नीति को, ना सोवियत रूस वाले प्रभाव वाली विदेश नीति को। हम तो सत्य, न्याय और औचित्य पर आधारित जो स्वतंत्रता का मार्ग है, उस नीति को अपनाएंगे। अर्थात भारत किसी देश का पिछलग्गू नहीं बना, किसी भी गुट का पिछलग्गू नहीं बना। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हितों को उसने सर्वोपरि रखते हुए, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी विदेश नीति के माध्यम से सत्य, न्याय एवं औचित्य की शक्ति को समर्थन दिया। ये बहुत अच्छा किया था उस समय भारत ने। अब यहाँ पर बताया विश्व शांति में प्रोत्साहन। भारतीय विदेश नीति का एक लक्षण है विश्व शांति को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, कि दुनिया में शांति बने रहे, इसको बढ़ावा दिया।
इतिहास साक्षी है कि भारत ने कोरिया, कांगो, साइप्रस इत्यादि में शांति स्थापना के प्रयास करके किस प्रकार विश्व शांति में अपना योगदान दिया था, इस सभी जानते हैं। इतिहास इसका साक्षी है। चौथा बनता है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध। यह भारतीय विदेश नीति का ही लक्षण है, जो उसने साम्राज्यवाद का विरोध किया, उपनिवेशवाद का विरोध किया, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध किया। भारतीय विदेश नीति संघर्ष, दमन एवं असहिष्णुता की भी विरोधी है। संघर्ष की विरोधी है, दमन की विरोधी है, असहिष्णुता यानी भाईचारा ना हो इसकी भी विरोधी है। फिर है शस्त्रीकरण का विरोध। भारतीय विदेश नीति की एक अन्य विशेषता यह है कि वह हथियारों की होड़ का विरोध करती है कि कोई भी गुट या कोई भी दुनिया का देश हथियारों की होड़ ना करे। उसने अगर 20 बनाए तो हम 30 बनाए, ये होड़ ना करे, इसका विरोध किया। भारत का मानना है कि इस प्रतिस्पर्धा, इस होड़, इस मतलब आपाधापी ने आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न की है, जो कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए, किसी भी देश की प्रगति या विकास के लिए नुकसानदायक है, बाधक है। ये शस्त्रीकरण का विरोध इसलिए उसने किया कि शस्त्रीकरण नहीं होना चाहिए। निशस्त्रीकरण का समर्थन किया कि संसार में कोई शस्त्र हो ही ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। भारतीय विदेश नीति का एक लक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ को सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए उसे शक्तिशाली बनाना। संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे बढ़ाना, सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए उसे शक्तिशाली बनाने में सहयोग करना, ये भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न था। अगला होगा, कौन सा प्रश्न होगा? अगला है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। तो ये वाला प्रश्न मैं अगले वीडियो में लूँगा। धन्यवाद।